हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन वेव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का जो बायोलॉजी है इसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विकास चैप्टर से उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 6 हम लोगों का है विकास। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा वर्मा प्रेस से सारा को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना समरूप है? तो ऑप्शन ए सही होगा, तिलचट्टे के पैर और एक बिल्ली के पैर, क्योंकि इनका कार्य समान होता है और उत्पत्ति अलग अलग होता है, इसीलिए ये समरूप अंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक चयन की घटना को चित्रित नहीं करता है? प्राकृतिक चयन की घटना को कृत्रिम प्रजनन जो रहेगा वो चित्रित नहीं करेगा, क्योंकि कृत्रिम प्रजनन का क्या मतलब होता है कि मानव जो जीवों के बीच में करवाता है प्रजनन, उसको कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। तो ये प्राकृतिक चयन में नहीं आएगा। अगला देखिए, चमगादड़ के पंख एवं कीटों के पंख के कार्य समान है, अतः ये उदाहरण है। तो देखिए, कार्य फिर से समान हुआ लेकिन उत्पत्ति अलग, तो ये कौन सा अंग हो जाएगा? ये सब हो जाएगा समरूपी अंग। तो समरूप तो नहीं दिया गया है लेकिन विसमजात भी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योग्यता को डार्विनी योग्यता भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनन योग्यता, क्योंकि जो डार्विन का सिद्धांत था वो पूरी तरह से जनन पर आधारित था कि जीव जितना ज़्यादा जनन करेंगे उतना उन लोगों का जीने का चांस बढ़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जनन योग्यता। आगे देखते हैं, आधुनिक युगीन मानव होमोसेपियंस पैदा हुआ। इसको याद रखिएगा, ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले पैदा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, हम लोगों का क्वेश्चन है कि विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन को किसने प्रस्तावित किया? तो विकास के लिए जो भ्रूणात्मक समर्थन है ये अर्नस्ट हेकल ने दिया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक तितली के पंख और एक पक्षी के अंक डैश के उदाहरण हैं। तो इसको याद रखिए, तितली का जो पंख है और पक्षी का पंख है उसका काम तो समान है। काम क्या है उसका कि उड़ना, उड़ेगा उससे पंख से, लेकिन उनका जो संरचना होता है वो अलग होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे तुल्य रूप अंग। ठीक है, तुल्य रूप का भी मतलब हुआ समरूप अंग। आगे देखते हैं, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो डार्विन का सिद्धांत पूरा तरह से आधारित है प्राकृतिक चयन पर, कि प्रकृति जिसको चुनेगा वही जिंदा रहेगा। अगला है, निएंडरथल मानव की मस्तिष्क की क्षमता थी। तो उसका मस्तिष्क का क्षमता था 1400 सीसी। इसको याद रखिएगा। अगला है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हम लोग का चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे देखते हैं, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। डार्विन का सिद्धांत फिर से किस पर आधारित है? प्राकृतिक चयन पर। देखिए, जो डार्विन वाला क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा जरूर ही। अगला देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने प्रतिपादित किया? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत हम लोग का लेमार्क ने दिया था। इसका कहना था कि जिसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, जिस भी अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अगला है, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया? तो वही क्वेश्चन है उसी टाइप से, इसका भी आंसर लेमार्क हो जाएगा। लेमार्क ने ही कहा था कि जिसका उपयोग करेंगे वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। अगला है, डार्विन द्वारा जाति की उत्पत्ति किताब कब लिखी गई? तो जाति की उत्पत्ति जो किताब है ये 1859 में लिखा गया है। अगला देखिए, डार्विन को किसके कार्यों ने प्रभावित किया? तो डार्विन को थॉमस माल्थस के कार्यों ने प्रभावित किया था। अगला है, डार्विन ने कहाँ की यात्रा की थी? तो डार्विन ने यात्रा की थी गैलापेगो द्वीप की। ठीक है, और वहीं पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया अपना, और उसके बाद जो है अपना सिद्धांत को दिया। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक चयन की इकाई है।
प्राकृतिक चयन का इकाई क्या है हम लोग का? जाति, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रथम मनुष्य जैसा मानव था, तो प्रथम मनुष्य जैसा मानव क्या था हम लोग का? होमो हैबिलिस था। आगे है, पक्षी एवं तितली के पंख उदाहरण है। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, इसका आंसर लेकिन होगा अपसारी विकास। ठीक है, ये अपसारी विकास का उदाहरण है। अगला देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स संयोजक कड़ी है, तो ये हो जाएगा सरीसृप व पक्षी के बीच, क्योंकि ये जो आर्कियोप्टेरिक्स जीव होता है ना, इसमें सरीसृप का भी गुण पाया जाता है और पक्षी का भी। देखिए इस फोटो को, इसमें जो दिख रहा है जीव, ये उड़ भी सकता है पक्षी की तरह और सरीसृप की तरह चलता भी है, यानी कि रेंग करके चलता है बहुत धीरे धीरे। तो यही है आर्कियोप्टेरिक्स। आगे बढ़ते हैं, डायनासोर किस युग में मौजूद थे? तो याद रखिए, डायनासोर मीसोजोइक युग में मौजूद थे। अगला है, जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि मानव की वास्तविक उत्पत्ति हुई है। मानव का वास्तविक उत्पत्ति हुआ है जावा में। अगला है, समजात अंग किस में समान होते हैं? तो समजात अंग जो होता है वो उत्पत्ति में समान होता है, लेकिन इनका कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है, एक कार्य इन लोगों का नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों का हाथ और जैसे कि कुत्ता का हाथ, तो हम लोग अपना हाथ से बहुत सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जो कुत्ता बिल्ली है वो बस चलने और कुछ चीज़ों को पकड़ने का काम करता है। तो उत्पत्ति तो समान है, लेकिन कार्य इन लोगों का अलग है। ये सब होता है समजात अंग। आगे देखते हैं, सम उद्भवी अंग प्रकार के क्रम विकास को समर्थन करता है। इसको याद रखिए, ये होगा डाइवर्जेंट। अगला देखिए, वर्णांतता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। तो वर्णांतता में याद रखिए, वर्णांतता में जो लोग रहेगा वो लाल तथा हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगला है, निम्न में से कौन लेमार्क वाद की व्याख्या नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोबेल लॉरेट की कमजोर संतति। ठीक है, इसको ये व्याख्या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, वर्मा प्रेस में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इतना ही है, 27 क्वेश्चन है टोटल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, इसको जरूर ही आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए एक बार थैंक यू। मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो में।